Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉनसून रेन इंडिया के अंदर और उसकी क्या क्या इफेक्ट्स हुए हैं और क्या क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में। आप इस पिक्चर के द्वारा भी समझ सकते हैं। एक तरफ तो बाढ़ में इनका सब कुछ चला गया है और दूसरी तरफ एक किसान है वो इरिगेशन कर रहे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस करना है हमें डिटेल में मॉनसून रेन के बारे में इंडिया के अंदर और उसके क्या क्या इफेक्ट्स और सिग्निफिकेंस हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर। हम इसकी डिमांड समझ लेते हैं क्वेश्चन की। हमें डिस्कस करना है, मीन्स इसके प्रोज एंड कॉन्स को बताना है इफेक्ट्स के अंदर और सिग्निफिकेंस को भी बताना है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस क्या है, ये जीएस पेपर 1 के अंदर इंडियन ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है और जीएस पेपर 2 के अंदर इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना एग्रीकल्चर रिसोर्सेज और क्लाइमेट चेंज के अंदर पूछा जा सकता है। आज का हमारा इंट्रोडक्शन है, हम मॉनसून की डेफिनेशन से शुरू करते हैं और उसके बाद में बताएंगे कि ये इंडियन इकोनॉमी के अंदर कैसे हेल्पफुल है। मॉनसून है वो कनेक्ट करता है क्लाइमेट के साथ, एसोसिएटेड करता है और इसके अंदर जो हवा की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। और ये रिवर्सल किस वजह से होता है, क्योंकि जो प्रेशर है अलग अलग जगह के ऊपर, जैसे कि कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड है, और वाटर बॉडीज़ की वजह से भी होता है। तो इसकी वजह से मॉनसून हमारी कंट्री के अंदर आता है। हमारे पास दो हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, दोनों तरफ से आता है। और जून के अंदर जो अभी चल रहा है हमारा मंथ, इसमें 3 जून से आने की बात चल रही थी, लेकिन अभी तक आया नहीं है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। इंडियन एग्रीकल्चर है वो कंसिडर किया जाता है, जुआ माना जाता है मॉनसून का, क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर की जो ज़्यादातर एक्टिविटीज़ हैं वो इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। हम कह सकते हैं कि मॉनसून है वो एक्सेस है जिसके अराउंड हमारी इकोनॉमी घूमती रहती है। सो इस वजह से मानसून है वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, काफ़ी बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है शेप करने में हमारी इकोनॉमी को। और आईएमडी है जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो फोरकास्ट करता है इसको इंडिया के अंदर। यहाँ पे आप इस मैप को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर दिखाया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है इंडिया के अंदर रेनफॉल का। तो हम देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। रेनफॉल है ये, आप जो डायरेक्ट ब्लू कलर देख रहे हैं यहाँ पे रेनफॉल है वो अबव 200 है। फिर जो थोड़ा सा लाइटर ब्लू है इसके अंदर दिखाया गया है कि बिटवीन 100 to 200 सेंटीमीटर्स है। इसके बाद में ये 60 ये जो और भी ज़्यादा लाइट ब्लू कलर है ये है 60 से लेकर 100 सेंटीमीटर्स तक यहाँ पे रेन होती है। और वाइट वाले एरिया में 60 से नीचे ही रेन होती है। तो इसका सिग्निफिकेंस किस में है, कैसे है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये हम बताते हैं। एग्रीकल्चर है वो इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन मानी जाती है, बिकॉज 70% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो इसके अंदर इंगेज होती है। और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर जो एग्रीकल्चर जो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट करता है 18% हमारी जीडीपी के अंदर। और खरीफ क्रॉप्स हैं वो मेजोरिटी डिपेंडेंट करती हैं रेनफॉल के ऊपर, ताकि उनकी अच्छे से ग्रोथ हो सके। इंडिया है उसके अंदर जो वाटर है वो ज़्यादा कीमती है गोल्ड से फार्मर्स के लिए, और जो व्यक्ति एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए। अगर ये फेवरेबल रहता है, मॉनसून हमारे लिए फेवरेबल रहता है, तो इसके हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। और अगर ये नॉन फेवरेबल रहता है तो क्या होता है, प्राइसेस हैं गुड्स का वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और अदर क्लास की वो डिमिनिश हो जाती हैं। और प्रोडक्ट्स हैं इंडस्ट्री के, उनको अच्छे एक रेडी मार्केट नहीं मिलता है जिसके अंदर वो अच्छे से सप्लाई कर सकें। और जो सप्लाई होता है रॉ मटेरियल्स का इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वो भी सफ़र करता है, बिकॉज रॉ मटेरियल्स तो मेनली किससे आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, प्राइमरी सेक्टर है हमारा उससे आता है। उसके पॉजिटिव इफेक्ट देख लेते हैं मॉनसून के। ये हेल्प करेगा हमें इरिगेशन के अंदर, इरिगेशन एक्टिविटीज़ के अंदर, और जो अलग अलग टाइप की क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करने के लिए, और इंक्रीज़ कर देगा हमारे प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का। फिर क्या है, मॉनसून हेल्प करता है रिचार्ज करने के लिए, जो हमारी वाटर टेबल है जो कि बार बार हम पानी निकाल के ख़त्म कर देते हैं, उसको रिचार्ज करने में। और काफ़ी सारी जो सीजनल रिवर्स हैं जैसे कि सरस्वती रिवर है, ये हमें देखने को मिलती है कुछ ही टाइम पे, जब बारिश होती है तभी ये दोबारा दिखने को मिलती है, या फिर उसके बाद में गायब हो जाती हैं। तो उनको भी ये रिचार्ज करने का काम करेगा, डैम्स को भी और रिजर्वायर को भी, और इसे हम फर्दर फ्यूचर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये हमें हेल्प करेगा फिशिंग एक्टिविटीज़ को भी इंक्रीज़ करने में। और मॉनसून है वो अपने साथ पानी लेकर आता है, इस वजह से जो हाई टेम्परेचर है जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसे भी कम करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ ये इसके अंदर क्या होगा, हम काफ़ी सारा एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे और इंक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से हमारा जो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है।
फिर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं या इफेक्ट्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। एक्सेसिव रेनफॉल है, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है तो उसकी वजह से हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि बाढ़ आ जाती है, सॉइल का कटाव होने लग जाता है, मिट्टी का कटाव होने लग जाता है, लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं। फिर हम लूज़ कर देते हैं बहुत सारी लाइफ्स को और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, और फिर उसे दोबारा बनाने के लिए हमें फिर से उसके ऊपर मनी स्पेंड करनी पड़ती है। वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तो दोबारा बनाया जा सकता है, किसी की लाइफ को हम वापस नहीं लेकर आ सकते, वो ज़्यादा बड़ा लॉस होता है हमारे लिए। हम क्रॉप्स हैं उसको भी लूज़ कर देते हैं, क्या क्योंकि अगर ज़्यादा पानी आ गया वहाँ पे तो क्रॉप्स हैं वो डूब के ख़त्म हो जाएंगी, और पानी नहीं मिला तो सूख के भी ख़त्म हो जाएंगी। फिर क्या है, हंगर है, बिकॉज अगर क्रॉप फेल हो गई तो हमें खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो हंगर बढ़ेगा और भूखे भी मरेंगे लोग। इंक्रीज़ हो जाती है पॉवर्टी, कम पॉवर्टी तो ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो जाएगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो हम हर कोई उसको अवेल नहीं कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। फार्मर्स हैं वो सुसाइड करने लग जाते हैं, वैसे 10 साल के अंदर कम से कम 3 लाख फार्मर्स ऐसे हैं जिनने सुसाइड कर लिया है। प्राइस है गुड्स का वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और हमारा एक्सपोर्ट है वो भी कम हो जाएगा, बिकॉज अगर हम कम कुछ उगा ही नहीं पाएंगे तो एक्सपोर्ट कहाँ से करेंगे। क्रॉप फेलियर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और इसकी वजह से कंसर्न्स है हमारी फूड सिक्योरिटी को लेकर। वही बात है कि हंगर के लिए हम क्या करेंगे। फिर क्या है, अगर रेनफॉल कम रह जाता है तो उसकी वजह से सूखा पड़ जाता है, हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी अच्छे से नहीं हो पाते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल पाती हैं, और रूरल इकोनॉमी है वो भी ज़्यादा सफ़र करती है। 2% जो रूरल पॉपुलेशन है वो इसी के अंदर इंगेज होती हैं। एक्सेसिव रेनफॉल और लो रेनफॉल दोनों ही हमारे लिए फेमाइन लेकर आ सकती हैं, और इसके बाद में हम जानते हैं कि जीडीपी तो हमारी गिरी जाएगी। हमारा वे फॉरवर्ड क्या है, आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना चाहिए और प्रोवाइड करवानी चाहिए, लोकल बेस्ड प्रोवाइड करवाना चाहिए ताकि हर कोई प्रिपेयर हो सके, और इसके साथ साथ हमें हेल्प भी मिलेगी डिज़ास्टर के मैनेजमेंट के अंदर पहले से ही हम प्रिपेयर कर पाएंगे उसके लिए। जैसे कि जो कोस्टल जोन्स हैं वो ज़्यादा वनरेबल होते हैं, तो उसके लिए हमें अगर पहले से ही पता चल जाएगा मानसून के बारे में तो हम उसके लिए प्रिपेयर्डनेस कर सकते हैं। स्टेबिलिटी लानी होगी, हो गया या फिर कम हो गया तो उसके टाइम पे हमें इरिगेशन फैसिलिटीज़, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, फार्मर सेंट्रिक पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है, और वाटर शेड की भी मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। फिर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करवाना चाहिए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, इक्विपमेंट्स, सब्सिडीज़ भी, जो सीड्स हैं, बीज होते हैं और जो फर्टिलाइज़र होते हैं उसके लिए। और क्या क्या डाल सकते हैं हम वे फॉरवर्ड में, इसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कंक्लूजन के अंदर हम क्या कह सकते हैं, तो हमें सिक्योर और ब्रिंग करने के लिए जो सस्टेनेबिलिटी है क्लाइमेट पैटर्न के अंदर और एग्रीकल्चर के अंदर हमारी इकोनॉमी के लिए, तो हमें क्या करना होगा, इफ़ेक्टिव स्टेप उठाने की ज़रूरत है, इफ़ेक्टिव और टाइम से स्टेप उठाने की ज़रूरत है। सिर्फ अपने डोमेस्टिक फ्रंट पे ही नहीं, मतलब कि हमारा जो नेशनल एक्शन प्लान है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जो कि हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, आज भी डिस्कस कर लेंगे, एक बार रिवीजन हो जाएगा। उसके साथ साथ हमें क्या करना होगा, जो इंटरनेशनल फ्रंट है जिससे हम बोल सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क है कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके अंदर भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा। हम रहते हैं शेयर्ड वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे फ्यूचर भी हमारा शेयर्ड ही होगा। ये नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज है, इसके अंदर जो सोलर मिशन है उसको लाया गया है, और जो एनर्जी इफिशिएंसी है उसको भी लाया गया है, फिर सस्टेनेबल हैबिटेट के लिए भी है, और वाटर मिशन भी है, और इसके अंदर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को भी बनाया जाएगा, और नॉलेज भी प्रोवाइड की जाएगी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। फिर इसके अंदर हिमालयन इकोसिस्टम है उसको भी सस्टेनेबल बनाने की ज़रूरत है, कोशिश की जा रही है, और नेशनल प्लान है ग्रीन इंडिया बनाने के लिए। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe. Also provide your suggestions to improve, और फीडबैक अपना कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दीजिए।